हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, संविधान का राजनीतिक दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करने वाले फिलॉसफी की, और आपका ये वाला जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ना। इस बुक का बच्चों आज लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसमें कि हम फिलॉसफी को समझेंगे। बेसिकली देख लो, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो या ज़्यादा फिलॉसफी मत बताओ, उसका मतलब होता क्या है। ये इस वर्ड का मतलब क्या है कि अगर हम संविधान की फिलॉसफी को समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे कि कोई एक विचारधारा थी, है ना, तो ना केवल हमने उस कॉन्सेप्ट को समझना है, बल्कि वो कॉन्सेप्ट के पीछे क्या विचार है उसका अध्ययन करना है ना। जैसे कहते हैं कि दर्शन मिल गया, चीजों को देखने का सही नजरिया मिल गया, हम संविधान को किस तरह से देखते हैं, संविधान में जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है और क्यों है ना। इन सभी बातों का जो अध्ययन है वह हम इसमें करते हैं। और देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन ना आता हो। मैं आपको बता दूंगी कि इसमें जैसे फर्स्ट ही हम बात करेंगे कि फिलॉसफी का जो मतलब है आखिर वह क्या है, और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी मतलब संवैधानिक नैतिकता। अब आपको 2022 में आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2022, अच्छा 21 का क्वेश्चन था। ठीक है, पहले 21 का क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लास को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ ही हमें यह बताता है कि संविधान का जो दर्शन है आखिर इसका आशय क्या है, और यहां पर बात की गई है संवैधानिक नैतिकता की। ठीक है, यहां पर यह बताया गया है कि जो हमने कानून में अगर चीजों को शामिल किया, अगर हम ये कहते हैं कि संविधान जो है वह ये बताता है कि हमारा पूरा देश कैसे चलेगा और कैसे चलेगा, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका, उन सभी को तो हम पढ़ चुके ना कि आखिर वो सारी चीजें जो है वह चल कैसे रही है। बट आज हम बात करेंगे कि बेसिकली उन सभी चीजों के अपनाने के पीछे का उद्देश्य जो है वह आखिर क्या था। तो संविधान क्या केवल कानून है, या फिर इसके साथ मोरालिटी, वैल्यूज, नैतिकता और मूल्यों की भी बात होती है। क्या संविधान में आपने कोई भी अनैतिक बात देखी है जो आपको लगे कि नहीं, ये अनैतिक है, गलत बात जो है वह संविधान में लिखी हुई है। तो आपको क्या कुछ भी ऐसा लगता है? तो संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही है और इसके आवश्यक पहलुओं पर इस आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है इसको बताना है, कुछ जुडिशियल जो डिसीजन है वहां से जोड़ना है। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी आखिर है क्या? इन दो शब्दों की अगर हम व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की जाती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है उसकी बात की जाती है। और इसमें कुछ ऐसे हम ये मैंने एक फॉर्मेट दे रखा है आंसर राइटिंग के लिए, आप देख लीजिएगा। मैं केवल आपको थोड़ा सा समझा देती हूं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता मतलब है विभिन्न नागरिक वर्ग और प्रशासनिक समूहों के परस्पर हितों के मध्य, विरोधी हितों के मध्य भी समन्वय स्थापित करना है, और जीवन यापन कर रहे जो समूह है, ठीक है, उनके हितों की प्राप्ति के लिए किसी टकराव जो है उसके लिए कोई हल जो है वह मिल जाए, है ना। तो यहां पर बेसिकली संवैधानिक नैतिकता का जो अर्थ है, देखो, अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा है और अगर उस पर्टिकुलर टर्म के लिए किसी महापुरुष या किसी संविधान निर्माता, संविधान सभा के सदस्य के द्वारा कोई एक बात कही गई है, तो सबसे पहले उस बात का जो प्रेफरेंस है वह हमें लेना है ना, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वह हमें लेना है। तो संवैधानिक नैतिकता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में क्या है? और कुछ जैसे कि मैं न्यायिक निर्णयों की बात करूं कि आखिर ऐसे कौन कौन से जुडिशियल जो जजमेंट्स रहे जिन्होंने जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है इसको लेकर और भी ज्यादा जो निर्णय है, जो चीजें हैं वह दी है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे कि हम LGBTQ की बात करें, ठीक है, LGBTQ, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समुदाय को भी गरिमा, स्वतंत्रता, स्वाभिमान के साथ जीने का जो अधिकार है वह दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा देखो कहीं ना कहीं नैतिकता से जुड़ी है। आप किसी के साथ अनैतिक या ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जो कि उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी के खिलाफ हो। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, उसमें राइट टू डिग्निटी भी शामिल है। राइट टू डिग्निटी क्या कहता है? एक व्यक्ति, जैसे
मान लीजिए जो सम्मान मेरा है मैं वही सम्मान के साथ व्यवहार आपके लिए करूं, या जो मैं अपेक्षा करती हूं कि आप मुझसे इस तरीके का व्यवहार करें या आप मुझसे इस तरीके का व्यवहार ना करें, तो सेम वही चीजें एप्लीकेबल सामने वाले के पक्ष में भी होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि संवैधानिक नैतिकता जो है, एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और फिर आपको एक ये जो कोट, चूंकि स्पेशली पूछा गया जुडिशियल रिव्यू को लेकर, है ना, कि क्या क्या जुडिशियल जजमेंट और सारी चीजें रही, ये आपको बताना है। तो संवैधानिक नैतिकता क्या है? विधि की स्थापना के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं और बाकी सब चीजों को साथ में लेने की जो एक परिकल्पना है उसे ही हम कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स ही मैंने बताए। तो सबसे पहले आपको अपने अकॉर्डिंगली, और अगर कोई ऐसे न्यायिक निर्णय आ रहे हैं जो कि संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की जो व्याख्या है वह कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरह का अगर आपको कोई जुडिशियल जजमेंट्स मिल रहा है, रिव्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इस तरह के जो डिसीजन है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको संवैधानिक नैतिकता जो है, देखो इसका अगर मैं आपको आंसर राइटिंग की बच्चों एक फॉर्मेट बताऊं, ठीक है, तो आपको फॉर्मेट में क्या करना है? सबसे पहले तो आप बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है आखिर जो है इसका आशय क्या है। ठीक है, या तो आप थोड़ा सा आशय अपने अकॉर्डिंगली बता दें और उसके बाद आप क्या कर लें, डॉक्टर अंबेडकर या फिर किसी और का कोट अगर आपको याद आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंगली बता दें कि भाई जो डेफिनेशन है वह क्या है। ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करें डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, और आप कुछ डिसीजंस की बात कर लें, जुडिशियल डिसीजंस की, और आप ये भी बता दें, देखो सबसे अच्छी लाइन जो इस चैप्टर की शुरुआत में ही लिखी गई है बच्चों, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान सिर्फ कानूनों से नहीं बनता, कानून एक बात है और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है। लेकिन संविधान में शामिल सभी तत्व भले नैतिक ना हो लेकिन अनैतिक भी नहीं है ना। लेकिन संविधान में बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है वह कैसे हैं, नैतिकता और मूल्यों पर आधारित है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम की, है ना, पर्सनल लिबर्टी की हम बात करते हैं, तो पर्सनल लिबर्टी हमारे लिए नैतिक है, कहीं ना कहीं हम उसको सही मानते हैं, नैतिक मानते हैं, एक वैल्यू है वो, है ना, मोरालिटी है, वैल्यू है और कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हमें सही लगी, जरूरी थी, हमने उन चीजों को संविधान में शामिल किया। तो हमने स्वतंत्रता को क्यों शामिल किया, ये चैप्टर बताएगा। इस तरह के जो पैराग्राफ्स हैं, आपको अगर ये लगे कि नहीं केवल आर्टिकल 21 से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत गलत है। मेंस में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो मेंस में तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे ना कि आपसे कोई एक डॉक्ट्रिन पूछ लिया, अब उसके लिए आपके पास अगर इंसाइट्स नहीं है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, संविधान का दर्शन, आपको लगे कि नहीं फिलोसफिकल है, नहीं आएगा, केवल कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल चीज़ें आ रही है, तो आप बच्चों गलत है ना। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान का दर्शन क्या है, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैरा इस चैप्टर का, क्लास 11 का चैप्टर 10 का फर्स्ट पैरा है ना, शुरुआत में आप देख लीजिएगा कि जो 5 लाइंस के आसपास है, इसमें आपको इसकी जो भूमिका है वह मिल जाएगी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो कुछ और मेंस के क्वेश्चन की बात करती हूँ जो कि 2022 में पूछे गए थे। देखो लास्ट हमने बात की स्थानीय शासन की, है ना, लोकल गवर्नमेंट की। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन को किस सीमा तक परिवर्तित किया? आपको 150 शब्दों में लिखना था और ये 10 मार्क्स का था। आपसे ये थोड़ी पूछा है कि भाई पूरा जो 73 है या फिर जो 12वीं 11वीं वाली सूची उसकी लिस्ट बता दो। आपसे उसका थोड़ा सा एक एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वह पूछ लिया कि आखिर जब इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उससे जो चेंजेस है वह क्या हुए, है ना, यही तो पूछा। तो इसमें क्या लिखा है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण से जमीनी स्तर पर आखिर क्या किस सीमा तक जो परिवर्तन हुए हैं वो आपको बताना है कि भाई जो आप इसमें महात्मा गांधी जी की जो कोट है, जो उन्होंने कहा है कि अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं, या संघवाद को अगर मजबूत करना है तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो पंचायतें हैं, उनको आर्थिक और राजनीतिक अधिकार से संपन्न बना दो, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के जो कोट्स आपको मिलते हैं, इसलिए ये एनसीईआरटी पढ़ना आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास और विचरण करने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को है, लेकिन ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। सो चूंकि आपको इस पे कमेंट करना था और हम ये बात पहले कई बार पढ़ चुके कि जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट जो है वह नहीं है, है ना। इसलिए संविधान सभा के कौन से सदस्य थे?
क्या नाम था उनका, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान में जो अनुच्छेद या जो अधिकार दिए गए हैं वे एक सिपाही या पुलिसिया दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं। अगर एक आर्टिकल आपको एक अधिकार देता है तो धीरे से दूसरा जो आर्टिकल है वह लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आपको स्पीच एक्सप्रेशन का फ्रीडम देता है तो आर्टिकल 19(2) कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर है ना, या फिर मोरालिटी या फिर कुछ इस तरह की चीजें आपके बोलने से प्रभावित होंगी तब डेफिनेटली उस पर रेस्ट्रिक्शंस जो है वह इम्पोज किए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। चाहे हम प्रेस फ्रीडम की बात करें तो क्या प्रेस को यह आजादी है? यही सारी बातें लिखनी थी, टिप्पणी कीजिए, बस यही टिप्पणी है बच्चों। जितना आर्टिकल्स को समझोगे, जितनी गहराई से आप एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, लाइन्स को याद रखेंगे, उतना ज़्यादा आप मेंस ओरिएंटेड जो स्टडी है वह कर पाएंगे। ठीक है, सो नोट्स आपने बनाए होंगे, बस चीज़ों को कोरिलेट करो कि आखिर इसमें लिखोगे क्या। तो सबसे पहली चुनौती ये होती है कि आपको आता हो। अगर आपने इस टाइप से कुछ लाइंस पढ़ रखी है तो आपको इसको ओपन करने, इसको विस्तार देना आ जाएगा। जब इसको विस्तार देना आ जाएगा तो 3-4 पॉइंट्स भी अगर आएंगे तब भी एक अच्छा आंसर जो है वह लिख लोगे। पूरे आंसर और सही आंसर किसी को नहीं आ रहा, ये कभी मत सोचना कि किसी एक बच्चे ने ऐसा आंसर लिखा होगा जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, कि अगर मैं आपको यहाँ फॉर्मेटिंग बता दूं और आप उससे एक से दूसरा शब्द जो है वह ना लिख पाओ, ऐसा आंसर मैं नहीं लिखवा सकती, कोई नहीं लिखवा सकता। सबका अलग तरीका होता है, अपनी अपनी फॉर्मेटिंग होती है। हाँ, आप किस तरीके से इस बात को कह सकते हैं, आप बताइए कि क्यों आखिर। और इसमें प्रॉपर एक अधिकार की बात की गई है कि आपको निवास करने और विचरण करने का अधिकार है पूरे संपूर्ण। तो देश किस आर्टिकल में ये बात कही गई, आप लिखिए कि भाई मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उसमें इंडिया की टेरिटोरियल जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें हमें घूमने आने जाने बसने की स्वतंत्रता है ना। लेकिन मान लीजिए जैसे कि जनजातीय क्षेत्र है, वहां पे आपको खतरा, उनकी संस्कृति को खतरा है, तो वहां पे कुछ पाबंदियां है। तो एब्सोल्यूट तो ये नहीं है ना, विचरण करने का अधिकार। और ये सब जैसे आप आपराधिक प्रवृत्ति है, आप सब जगह विचरण करके बॉम्ब फिटिंग और बाकी सब काम करने जा रहे हैं, कांड करने जा रहे हैं, तब आपकी विचरण की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना। कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है, संगीन मामला है, पुलिस उसको रोक देती कि आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो ये थोड़ी जाए कहेगा सुप्रीम कोर्ट जाके कि नहीं, मेरा जो अधिकार है, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, इसलिए अब तो मैं रिट जो है वह दायर करूंगा। नहीं कर सकता है ना। तो हम देखेंगे कि कुछ चीजों को फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इस बात को याद रखना है ना। कई बार मैं आपको बता चुकी हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये असीम नहीं है, इन पर रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लग सकते हैं। हाँ, प्रतिबंध जो लगाए जाएंगे उसके लिए एक वर्ड आता है युक्ति युक्त प्रतिबंध। या तो आप युक्ति युक्त लिखें जो कि ज्यादा पारिभाषिक और सही शब्द है, या तो फिर आप उचित प्रतिबंध लिख दें। ठीक है, और इंग्लिश में इसके लिए आता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। 150 वर्ड्स में आपको लिखना था, बहुत आराम से लिख लोगे। 150 वर्ड्स है, सोचिए 20 मार्क्स है आपके 250 मार्क्स में से। अगर आपने पढ़ा है, मुझे लगता है कि शायद 15 मिनट्स में, या अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी, आपने जल्दी से सोच लिया, तब आप देखो, आप ये दोनों पढ़ चुके हो। अब कोशिश करना लिखने की कि आप क्या 20 मिनट के आसपास में, चलो 20 मिनट में कोशिश कर लेना। अभी शुरुआत में कौन सा एग्जाम दे रहे हो अभी, है ना, कोशिश करना कि चलो 20 मिनट में इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वे लिख ले आप। ठीक है, और जो भी बच्चा लिख ले उसे कमेंट में जरूर बता देना, ताकि कमेंट में मैं आपको जो आंसर है वह देख सकूं। चलिए, तो बच्चों लास्ट हमारा आज की क्लास का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, एटलीस्ट कोशिश करो 4 to 5 जो रीडिंग्स है वह आप इसकी लगा पाओ। 4 to 5 रीडिंग्स करो, जो नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ो, जो क्वेश्चंस कराए गए उसको सॉल्व करो, जो पीवाईक्यूज कराए हैं उसको देखो। सारी चीज़ों का रिवीजन आपको करते रहना। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे क्लासेस लेना बंद कर दी तो आपने भी किताब बंद करके रख दी। ठीक है, तो याद रखना, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हम देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, राइट्स पढ़ चुके हैं, इलेक्शंस पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी पढ़ चुके हैं, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो लास्ट है कि फिलॉसफी जो है वह हमारी क्या है ना। अगर हमने ये ऊपर के 9 चैप्टर्स पढ़े तो इसके पीछे भी हमने क्या फिलॉसफी अपनाई। अगर हमने राइट्स दिए हैं, सिटीजन्स को राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, तो उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई है। इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हम लगभग पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये लेक्चर बेस पर ज़्यादा चलेगा, मैं इसमें समझा ज़्यादा दूंगी। ठीक है, आपको इसमें याद रखना बच्चों, आपको इसकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। रीडिंग का कोई ऑप्शन मैं आपको नहीं देती, और मैं क्या, कोई टीचर अगर ये बोले ना तब भी रीडिंग तो कर ही लेना। संविधान का राजनीतिक दर्शन, ठीक है, ये चैप्टर बताएगा कि आशय क्या है इसका। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन जो है वह कैसे है, ठीक है, लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। तो संविधान क्या है, संविधान की फिलॉसफी या दर्शन को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि संविधान हमने क्यों अपनाया है। अगर देशों ने संविधान अपनाया, उसमें अच्छी अच्छी बातों को लिखी, लेकिन किसी भी देश का संविधान ये गारंटी नहीं दे सकता कि सत्ता में अच्छे ही लोग आएंगे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जरूरी प्रोविजंस हो सकते हैं वो सारी चीजें लिख दी गई है। पूरी व्यवस्था को इस तरीके से डेमोक्रेटाइज कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति आकर निरंकुश और उसकी जो ट्रेनी है वह स्थापित ना कर पाए। What is the political philosophy of your constitution? राजनीतिक दर्शन क्या है, फिर हम कुछ आलोचना पढ़ेंगे, आरोप कितना सच है, संविधान की आलोचना भी कुछ आधारों पर होती है और वो आलोचना कितनी सत्य है, कितनी सच है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्लास के मेन पॉइंट्स होंगे। चलिए सबसे पहले देखो जो फर्स्ट टॉपिक है इसको हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑफ ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। संविधान के दर्शन से क्या आशय है, संविधान के दर्शन से आशय, ठीक है, संविधान के दर्शन से आशय। तो सबसे पहली बात तो ये उठती है कि एक प्रश्न उठाते हैं कि जो संविधान है, आपको क्या लग रहा है कि संविधान में केवल कानून है, केवल कानून है संविधान में, या फिर लॉ के साथ साथ वैल्यूज एंड मोरालिटी, वैल्यूज एंड मोरालिटी भी है, ठीक है, मूल्य व नैतिकता भी है। जब प्रश्न हम उठाएंगे तभी तो हमें इसका आंसर मिलेगा कि संविधान में जब हम कहते हैं कि जो संविधान है, क्या केवल इसको कानून समझा जाए, क्या केवल हम ये सोचें कि नहीं केवल कुछ लॉज लिखे हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स है, इतने आर्टिकल्स है, अनुसूचियां, केवल ये लॉ है, या फिर हमारी विधायिकाएं, यूनिवर्सिटीज, कार्यपालिका इस संविधान को जो है इंप्लीमेंट करती है, समय समय पर डिस्कशन, वाद विवाद, बहस होता रहता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का तो आधार ही है डिस्कशन, चर्चा परिचर्चा, बहस, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक प्रूफ भी होता रहता है कि हमने जिन प्रैक्टिसेस को लागू किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रैक्टिसेस सही हैं और डेमोक्रेटिक तरीका है। तो देखते हैं कि क्या संविधान केवल कानून है। तो कहा जाता है कि बहुत से कानून ऐसे हो सकते हैं, ये देखो पेपर 4 का भी आपका एक टॉपिक आ गया। पेपर 4 जब आप एथिक्स इंटीग्रिटी वाला पढ़ते हैं, बहुत से कानूनों में नैतिक तत्व नहीं होता। बहुत से कानूनों में कहा जाता है कि नैतिक तत्व नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो कानून बने हैं आदर्शवाद नैतिकता से जुड़े हुए हैं, आदर्श व नैतिकता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत से कानून ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सोशली समलैंगिक विवाह की बात करें, है ना। तो जब ये माना जाता है कि बायोलॉजिकली फीमेल और मेल के बीच ही जो विवाह संबंध है वह होने चाहिए, ऐसे में समलैंगिक जो विवाह है वह आपको अनैतिक लग सकते हैं। तो अगर सरकार ने कहा कि नहीं वह अपराध नहीं है, या इस तरह के कानून आते, तब सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वह लॉ तो है लेकिन वह हमें नैतिक नहीं लग रहा, वह लॉ तो है लेकिन हमें नैतिक नहीं लग रहा। लेकिन ज्यादातर देखो, जैसे कि अपराध का अगर कोई व्यक्ति करे तो उसको सजा, उसको दंड जो है वह मिलना चाहिए। किस मात्रा में मिले ये कानून तय करता है, लेकिन दंड मिलना चाहिए। ये एक तरीके से एक आदर्श भी है, नैतिकता, अच्छे के लिए अच्छा हो, है ना, बुरे के लिए बुरा हो। तो समाज में हम सुख शांति से रह सके, इसलिए कानूनों ने ऐसी व्यवस्था तो कर ही दी है। तब हम देखेंगे, अच्छा देखो पेपर 4 में आप पढ़ते हैं समटाइम्स, देखो मैं यहाँ पे, आप बताइए कुछ ऐसे लॉ जो कि नैतिक नहीं है और कुछ ऐसी नैतिकता जो कि लॉ नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि हमें सच बोलना चाहिए,
हमें सच बोलना चाहिए कि इस पर कोई कानून बना है क्या? हो सकता है कुछ चीजें नैतिक हो लेकिन उस पर कानून जो है वह नहीं बने हो, है ना। नैतिकता कहती है कि चलो समानता होनी चाहिए सभी के बीच में, गरीबी अमीरी के बीच में समानता होनी चाहिए। कितने लॉज बने हैं कि अमीरों की जो प्रॉपर्टी है वह गरीबों में बांट दी जाए। या फिर अगर हम लॉ की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको एक बताया कि जैसे कि मान लीजिए समलैंगिक विवाह, ठीक है, तो ये लॉ हो सकते हैं लेकिन ये नैतिक नहीं है, ठीक है। ये लॉ हो सकते हैं लेकिन ये नैतिक नहीं है। तो आपको एथिक्स पेपर 4 में कुछ इस तरह की दुविधाओं से गुजरना पड़ता है कि क्या जो कानून बने हैं वह नैतिक रूप से सही है या उसमें कौन कौन सी वैल्यूज थी एटसेट्रा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत से कानून ऐसे बने, ज्यादातर कानूनों के पीछे का जो आदर्श है या नैतिकता है ये इसमें है, ठीक है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। कानून कहता है कि भाषा व धर्म, ठीक है, भाषा व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर हमने समानता, राइट टू इक्वालिटी की बात की, अगर हमने समानता के अधिकार की, समानता का अधिकार कानून ही तो है, संविधान ही तो है, फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर हमने संविधान का अधिकार जो है वह शामिल किया तो इसके पीछे क्या थी बच्चों? हमारी नैतिकता शामिल थी। ये हमारे लिए मूल्यवान था, हमारे लिए वैल्यू थी इस चीज के कि हम स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए लड़ रहे थे और इसलिए हमने संविधान में इसको शामिल किया। तो अगर हमने राइट टू इक्वालिटी या फिर राइट टू फ्रीडम को शामिल किया तो उसके पीछे का जो दर्शन है वह ये है कि ये हमारे लिए मूल्यवान था। अगर हम राइट टू इक्वालिटी को नहीं अपनाते और राइट टू फ्रीडम को केवल अपनाते तब भी राइट टू फ्रीडम नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम देखेंगे कि देश जब आज़ाद हुआ था 1947-50 के आसपास की अगर हम बात करें, देश में इतनी ज़्यादा एक तरह से हम देखें कि सोशली जो है वह बहुत ज़्यादा समाज में एक बिखराव था, जाति पाति धर्म इन सब चीज़ों का बोलबाला था, है ना। तो अगर हम जैसे कि स्थानीय शासन में भी हमने देखा था कि क्यों नहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है वह 1950 में दे दिया, क्योंकि तब देश की एकता अखंडता को खतरा हो जाता है ना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और अंबेडकर ने क्या कहा था कि जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है तो हमारी शक्ल वैसी ही हो जाएगी, हमारी राष्ट्र की शक्ल वैसी हो जाएगी, हमें उस टूटी हुई जो सूरत है उससे बचना है, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों कि हमने मूल्यवान माना समानता के अधिकार को और इसलिए हमने इसे कानून में शामिल किया। तो कहीं ना कहीं संविधान नैतिक दृष्टि से बनाया गया, नहीं बनाया गया, ये एग्जाम्पल है। तो संविधान की क्या नैतिक दृष्टि है? क्या संविधान की ये एग्जाम्पल आपको ये नहीं बता रहा कि संविधान की जो दृष्टि है यह कैसी है? नैतिक है। संविधान की जो दृष्टि है ये कैसी है? नैतिक है। मतलब नैतिक आधार जो बने, जो हमारी धारणाएं थी, उन्हीं चीजों को लेकर हमने कानून बनाए, ठीक है। तो देखो कहा जाता है कि संविधान का जो दर्शन है उस राजनीतिक दर्शन में 3 बातें जो है वह शामिल की गई। ये तो हमने दर्शन से आशय और कुछ संविधान की बात की, ठीक है। अब 3 इंपॉर्टेंट जो इसमें बातें हैं उसको और हम पढ़ लेते हैं संविधान के राजनीतिक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ लेते हैं, है ना, इस पे केवल इतना ही छोड़ देते हैं। चलो, तो संविधान का राजनीतिक दर्शन संविधान का राजनीतिक जो दर्शन है, ठीक है, इसमें कुछ 3 बातें मुख्य रूप से हैं। पहली बात इसमें ये कही जाती है, पहला पॉइंट इसमें यह है कि संविधान कुछ अवधारणाओं पर बनाया गया है। संविधान कुछ अवधारणाओं पर आधारित है। संविधान कुछ अवधारणाओं पर आधारित है और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने अपनाए हैं इनकी जो व्याख्या है वह होनी चाहिए, है ना। इनकी जो व्याख्या है वह होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमने संविधान में अधिकार शामिल किया,
अगर हमने संविधान में नागरिकता के प्रावधानों को शामिल किया, अगर हमने अल्पसंख्यकों की बात की, अगर हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की, तो ये, या फिर हमने लोकतंत्र को अपनाया, तो हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्यों अपनाया, इसकी एक ना एक व्याख्या जो है वह जरूर होगी, और केवल एक व्याख्या नहीं, एक से ज्यादा व्याख्याएं होगी। तो हमने जिन अवधारणाओं को अपनाया है उनको क्यों अपनाया है, उसके लिए व्याख्याओं की जरूरत होती है। और समटाइम्स इनकी जो व्याख्या है वह एक से अधिक हो सकती है, पर ज्यादा व्याख्या जो मूल्यों से ज्यादा संबंधित होगी, ऐसी व्याख्या ज्यादा हमें प्रमाणित लगेगी, हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मानेंगे, जो व्याख्या हमें ज्यादा नैतिक लगेगी, है ना। अगर अनैतिक व्याख्या उसी चीज की जाएगी, हम उसको नहीं मानेंगे। तब ये कहा जाता है कि संविधान अगर कुछ अवधारणाओं पर आधारित है, तब ऐसे में हमें जरूरत होती है कि हम संविधान सभा की तरफ पीछे मुड़ के देखें। अगर हम संविधान सभा की, कहा जाता है पीछे मुड़ के क्यों देखना है, अतीत को भुला देना चाहिए, अतीत को भुला देना चाहिए, स्पेशली बुरी यादों को इंसान भूल जाना चाहता है ना। लेकिन शायद सरकार नहीं चाहती कि ऐसी बातों को भूले, है ना, शायद वो परिवार नहीं चाहते ऐसी बातों को भूले। कौन, किस परिवारों की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कैसी थी, और उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि क्या चैलेंजेस थे एक इंडिपेंडेंट नेशन के सामने, और उसमें हम देखेंगे कि जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है, किस तरीके से जो विभाजन है वह हुआ। और विभाजन विभीषिका जो दिवस जो 14 अगस्त को गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया, इसको मनाया जाएगा, स्पेशली इसलिए मनाया जाएगा ताकि उन परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, उन परिवार जिनके साथ हिंसा हुई, ठीक है, उनके प्रति एक तरीके से संवेदना व्यक्त हो, क्योंकि अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास दोहराया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन यादों को भी शामिल रखें और इन यादों को भी भूलें ना, ठीक है। तो कुछ अवधारणाओं पर आधारित है, इसलिए इनकी जो व्याख्याएं हैं वह की जानी चाहिए। अब दूसरी बात इसमें यह कहा जाता है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था यूं ही चल रही है क्या कि बस नियम लिखे हैं और शासन व्यवस्था चल रही है? शासन व्यवस्था के पीछे भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, शासन व्यवस्था के पीछे भी कुछ बुनियादी अवधारणाएं हैं। हमने क्या किया, शासन व्यवस्था को बुनियादी अवधारणाओं के साथ जोड़ दिया, बुनियादी अवधारणाएं जिनको कि बदला नहीं जा सकता, ठीक है, बुनियादी अवधारणाओं के साथ जोड़ दिया, इनको बदला नहीं जा सकता। तो जो हमारी शासन व्यवस्था चलेगी वह इन्हीं बुनियादी अवधारणाओं के अकॉर्डिंगली जो है वह चला करेगी, ठीक है, क्लियर है। अब तीसरी बात इसमें यह कही जाती है कि संविधान सभा में हमने संविधान को कैसे पढ़ना है। संविधान को पढ़ने के लिए संविधान प्लस संविधान सभा की बहस, संविधान प्लस संविधान सभा की बहस। अगर हमने देखो संविधान और संविधान सभा की बहस को एक साथ क्यों पढ़ना है, इससे यह पता चलेगा कि हमने कोई आदर्श अपनाया और उस आदर्श को हमने क्यों अपनाया, ठीक है, आदर्श को क्यों अपनाया, आदर्श को क्यों अपनाया, और अगर हमने इसे अपनाया तो क्या ये सही है या गलत है, और अगर ये सही या गलत है, अगर मान लीजिए गलत है, तो क्या इसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो सकती है। तो सुधार की जो संभावना है वह कैसे होगी, जब हम संविधान सभा की बहस के साथ अपने संविधान को पढ़ेंगे। जैसे कि जब हम मताधिकार की बात करेंगे, है ना, राइट टू वोट की बात करेंगे, या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे, कुछ अवधारणाएं ऐसी थी कि संविधान सभा के जो सदस्य वह आपस में उन पॉइंट्स पर हो सकता है एकमत ना रहे हो, या उनके बीच में कोई विरोध आया हो, कोई मतभेद आया हो, तो हमें उस मतभेद को भी पढ़ना है कि अगर हम ये पढ़ेंगे कि हाँ अधिकार हमें दिए गए, तो हम उस रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे या फिर हम उस स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे कि धीरे से एक दूसरा आर्टिकल उसमें लिख दिया गया और उसमें ये लिख दिया गया कि इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, है ना, एक रेस्ट्रिक्शंस जो है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे उसको इंपोज किया जाएगा। तो यहां पर क्या है बच्चों की, संविधान का राजनीतिक दर्शन हमें यह कहता है कि हमने, देखो आपको अब क्या करना है, इन तीनों बातों के याद रखना, 2-3 कीवर्ड्स याद रख लो। एक तो कुछ अवधारणाओं को हमने अपनाया, अब उन अवधारणाओं के पीछे की व्याख्या क्या है, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें राजनीतिक दर्शन को समझना होगा कि अगर हमने लोकतंत्र अपनाया तो लोकतंत्र को क्यों अपनाया, ये राजनीतिक दर्शन होगा। दर्शन मतलब उसके पीछे की बात है ना। दार्शनिक बात क्या होती है कि आप जिस चीज, जो आपको चीज दिख नहीं रही है, जो आप सोच नहीं पा रहे, उसके पीछे का दर्शन कोई बता दे रहा है, उस कॉन्सेप्ट को कोई बता दे रहा है।
तो यहाँ पर अगर हमने लोकतंत्र को अपनाया, अगर हमने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए, तो इसके पीछे की हमारी अवधारणा क्या रही होगी कि हमें बेसिकली समानता और कल्याणकारी जो शासन है उसको बढ़ावा देना है। अगर हमने नागरिकता अधिकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया, तब इसके पीछे भी हमने कई कॉन्सेप्ट देखे, इसके पीछे के हमारे कई और मूल्य रहे, है ना। तो संविधान कुछ अवधारणाओं पर आधारित है और अवधारणाओं की जो व्याख्या है वो राजनीतिक दर्शन हो सकता है। हमारी जो शासन व्यवस्था है वो कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर आधारित है और इसके साथ ही जो देश का शासन प्रशासन गवर्नेंस का जो काम है वह चलता है, ठीक है। तो इन बुनियादी अवधारणाओं को हमें याद रखने के लिए हमने शासन व्यवस्था को, जैसे कि अगर हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की बात करें, तो हमने इन तीनों का जो सेपरेशन किया हुआ है, शक्ति पृथक्करण किया हुआ है, क्यों किया गया है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है, हमने कुछ चीजों को फिक्स कर दिया, है ना। हमने क्या किया, कुछ चीजों को जो है वह फिक्स कर दिया। तो इनकी जो व्याख्याएं हैं कि संविधान का निर्माण जिन आदर्शों पर हुआ है उसकी भी एक तरह से जो पहचान है वह होनी चाहिए। और लास्ट है कि संविधान को संविधान सभा की बहस के साथ ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी एक मूल्य को ना पढ़े और केवल उस अधिकार को पढ़ ले, तब वो पढ़ना कैसा होगा, आधा होगा, केवल हाफ होगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम संविधान के जो नैतिक तत्व हैं उसको समझने के लिए राजनीतिक दर्शन को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं राजनीतिक दर्शन को? कि संविधान में नैतिक तत्व, संविधान में जो नैतिक तत्व हैं वह कौन कौन से हैं, इसको समझने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है इतना? चलिए, हाँ, एक और बात ये कही जाती है कि संविधान सभा ने जिन चीजों को अपनाया, है ना, संविधान सभा ने जिन चीजों को अपनाया, इनको अपनाने के पीछे कोई ना कोई तर्क था। अगर हमने मूल्यों को अपनाया, अगर हमने नैतिकता को अपनाया, तो मूल्य के पीछे क्या था, तर्क था। और इसलिए ये कहा जाता है कि ये किसी सूखे फूल की तरह वहां पे सजावट के लिए नहीं रखी गई हैं चीजें। यहां पर ये कहा गया कि ये सूखे फूल नहीं है, सूखे फूलों की सजावट नहीं है। सजावट करते हैं ना, वैसे भी अब त्योहार जो है वे शुरू होने वाले हैं, तब आप देखेंगे कि तरह तरह की रंगोली अब तो फूलों की बहुत अच्छी बन जाती है। तब देखो कि सूखे फूलों की केवल सजावट भर नहीं है कि संविधान में हमने अधिकारों को इसलिए शामिल कर दिया क्योंकि हमें सजावट करनी थी, बल्कि इसके पीछे जो है हमारे पास तर्क थे, हमारे पास आधार थे, हमारे पास नैतिकता थी, ठीक है। और इसलिए हमने क्या किया, इसको शामिल किया। क्लियर है। चलिए, अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। कैसे? संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कैसे है? सभी देशों के संविधान में कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि अच्छे से शासन व्यवस्था है वह चलती रहे। संविधान में अच्छी नीतियों को, अच्छे प्रावधानों को अपनाया। अगर हम विश्व के सभी संविधानों की बात करें, जैसे कि जापान का संविधान जब 1947 में अपनाया, तो जापान के संविधान का राजनीतिक दर्शन जानते हो क्या था? शांति संविधान, क्योंकि ऑलरेडी वह इतनी त्रासदी, इतनी विभीषिका से गुजरा हुआ था, इतने हमलों से। तो उसके बाद हम देखेंगे हिरोशिमा नागासाकी अटैक, है ना, कि उसने अपने संविधान में ही लिखा कि हम किसी पर आक्रमण करने का समर्थन नहीं करते और हम ना युद्ध, ना हम जो आयुध है या फिर ज़्यादा जो बारूद हम या फिर ज़्यादा बंदूकें जो है, हम इन सबको इकट्ठा नहीं करेंगे और हम इसका विरोध करते। तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति का पैगाम दिया। तो जापान का जो संविधान है उसने बेसिकली क्या किया, शांतिपूर्वक, है ना, उसने शांति संविधान की बात कही कि हमारी जो थीम है वह क्या होगी, या हमारा राजनीतिक दर्शन क्या होगा, शांति होगा, है ना। क्लियर है। सो अब देखो कि संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कुछ ऐसे हो सकता है कि संविधान को अंगीकार करने का कारण क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, बिना संविधान के नहीं चल सकता क्या? तो संविधान को अंगीकार या अपनाने का कारण क्या कारण है? कारण ये है कि अगर हम देखो वर्तमान में अगर हम ये देखें, क्या सरकार हमारा बुरा नहीं कर सकती? अगर वह चाहे, हर देश की सरकार, ना केवल हम अपने देश की बात करें बल्कि हम इसको पूरे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझें कि इतनी सरकारें तो पावरफुल है ही कि वह चाहे तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती हैं, है ना। वह चाहे तो धर्म की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, शिक्षा हो, या फिर कई तरह की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है। ये पॉसिबल है? नहीं है। तब हम देखते हैं बच्चों कि संविधान को अंगीकार करने के पीछे जो हमारा कारण था कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल सरकारें हैं, जो भी सत्ता में आया वे
इतना पावरफुल तो है ही कि वह बाकी देश को और बाकी नागरिकों को प्रभावित कर सकता है। तब हम देखेंगे कि संविधान को अंगीकार करने के पीछे जो कारण था, सत्ता की निरंकुशता से बचाया जाए, सत्ता की निरंकुशता से बचाया जाए। ऐसे प्रावधान कर दिए गए कि जो भी सत्ता में आए अच्छी बात है, पावर का इस्तेमाल करे, बहुत अच्छे से करे, नो डाउट, बट वो ऐसा नहीं कर सकता कि बाकी लोगों पे अत्याचार कर दे। तो हमने इससे संविधान को अपनाया। संस्थाओं के क्या कामकाज होंगे, संवैधानिक संस्थाएं उनको इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि वो कैसे काम करेंगी, है ना। तो संविधान को अंगीकार करने के पीछे हमारे सबसे बड़ा जो कारण था वह यही था कि हम निरंकुशता से, सत्ता की निरंकुशता से लोगों को बचा सके। ठीक है, क्लियर है। तो एक तरीके से एक शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक साधन हमें संविधान ने दिया। अब देखो जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों दो बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कहा कि ये जो संविधान सभा है वह केवल जमावड़ा नहीं है जनप्रतिनिधियों का कि बस इकट्ठे हो गए और लिख डाला संविधान। हमारे देश का जो संविधान है, हमने जब लिविंग डॉक्यूमेंट पढ़ा था कि जीवंत संविधान है, चाहे सोवियत संघ की बात करें, फ्रांस की बात करें, अब तक इन 50 वर्षों में या 100 वर्षों में उनके संविधान कई बार पूरे बदल दिए गए। तो क्या संविधान रोज बदलने की चीज है? संविधान क्या वर्ष में बदलने की चीज है? क्या सरकारों के आने जाने पर बदलने की चीज है? जब समाज बदले तब संविधान बदल देना चाहिए। हमारा संविधान अगर 1950 में लागू हुआ और आज भी देश की सरकारें उसी के अनुसार काम कर रही है, इसका मतलब संविधान ठीक ठाक बना। तब हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया कि ये बेसिकली सामूहिक मांग का प्रतिरूप है। सामूहिक जो मांग थी आत्मनिर्णय की, हम चाहते थे भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बना हो, तो जो आत्मनिर्णय की बेसिकली एक सामूहिक मांग का प्रतिरूप है संविधान। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने, हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना, संविधान सभा में कौन लोग थे उस वक्त के, अगर हम देखें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग थे, है ना। तो ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन पर हमारा विश्वास था, जिन नेताओं पर हमारा विश्वास था, वो लोग उस तरफ खड़े हुए थे और वो हमारे लिए जो निर्णय है वह ले रहे थे, है ना। तो इसमें यह कहा गया कि सामूहिक मांग का प्रतिरूप है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप के बिना जो संविधान है वह बनाया गया। बाहरी, देखो इस तरह की थ्योरीज को मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने दो बातें जो है संविधान के बारे में कही थी। क्या पता मेंस का आंसर मेंस का क्वेश्चन किस तरह से आ जाए। तो बाहरी हस्तक्षेप के बिना जो संविधान है वह बनाया जाए, ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है, पहली बात। अब देखो दूसरी बात बच्चों इसमें यह कही गई कि ये जो है, अच्छा पहली बात तो ये हो गई कि आत्मनिर्णय हो, है ना। दूसरी बात हम यही पढ़ लेते हैं जो हमने समझा कि ये वकीलों का जमावड़ा नहीं है। ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो उस वक्त के बहुत ज़्यादा कानून जानते थे, ठीक है, जो ज़्यादातर हम देखेंगे कि बहुत सारे उसमें वकील भी थे संविधान सभा में, क्योंकि हम कानून बना रहे थे तब हमें ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो इसको समझते हों। तो ये दलील दी थी इन्होंने कि जो संविधान है वह वकीलों का जमावड़ा नहीं है। वकीलों का, संविधान सभा वकीलों का जो जमावड़ा है वह नहीं है। तो ये क्या है? उन्होंने कहा ये स्वयं एक राष्ट्र है जो कि एक राह पर चल पड़ा है। क्या कहा इन्होंने? कि स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है, स्वयं में राह पर चल पड़ा राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने लिए जो चाहता था वह उस राह पर जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमने जो संविधान बनाया, ऐसा नहीं था कि हमने बस कुछ लोगों को इकट्ठा किया, संविधान को लिख डाला। ऐसा लिख डाले तो 70 वर्ष से ज़्यादा अगर मान लीजिए संविधान को गए, हम उसको नहीं मान रहे होते, है ना, हम उसके। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक अपने जो पुराना जो सामाजिक और राजनीतिक ढांचा था जो कि औपनिवेशिक शासन से हमें मिला था, हम उस आवरण से निकलकर एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार थे। स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे युग में हम प्रवेश कर रहे थे। और हमने क्या किया, एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें कही जाती है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें लोकतांत्रिक बदलाव के साधन में हम कहें कि देखो लोकतंत्र में क्या जरूरी है, व्यक्ति जरूरी है। और व्यक्ति अगर जरूरी है, हर एक व्यक्ति जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई एक अल्पसंख्यक है, कोई एक ऐसा वर्ग है जो कि सत्ता में नहीं है, तब उसको उसके अधिकार कैसे मिलेंगे? तो एक तो सत्ता की निरंकुशता से बचाया जाएगा और दूसरा ऐसे जो कि सत्ताहीन लोग हैं
उनके सशक्तिकरण का प्रयास सरकार करेगी। उनके सशक्तिकरण का जो प्रयास है वह सरकार करेगी। जैसे कि हम कहें कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देना, अल्पसंख्यकों को अधिकार देना। आई बात समझ में? तो लोकतांत्रिक बदलाव के साधन के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तब आप इन्हीं बातों से लिखकर जो क्वेश्चन, अगर देखो आप कॉन्सेप्ट को वास्तव में समझ गए हैं, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है, आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स है इसके लिए, 2-4 लाइन्स में बच्चों आप लिख ले, उसमें आप लिख ले जाओगे 150 या 250 शब्द, है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखो हमने कुछ चीजों को अपनाया, जैसे कि लास्ट यही है, ठीक है, इसमें हमें बस कुछ पॉइंट्स पढ़ना है, यही लास्ट है, और इसके बाद जो सारी चीजें वो लगभग हम पढ़ चुके हैं। कैसे, मैं आपको बता दूंगी। लास्ट हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दर्शन जो है क्या है, इसमें हमने क्या क्या शामिल किया। राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक दर्शन में क्या क्या शामिल है, ठीक है। देखो पहली बात तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र। उदारवाद की व्यवस्था, ठीक है, हमने उदारवाद को अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, सेकुलरिज्म, ठीक है, हमने अधिकारों की बात की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, अधिकारों की बात की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है ना, सोशल जस्टिस की बात की, राष्ट्रीय पहचान हेतु प्रतिबद्ध, राष्ट्रीय पहचान हेतु प्रतिबद्ध, संघवाद, वंचितों हेतु संवेदना, है ना, संघवाद, फेडरलिज्म पढ़ चुके हैं ना, फेडरलिज्म पूरा एक चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। फेडरलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हमने पढ़ लिया, और इंडिया के संदर्भ में फेडरलिज्म क्या है उसको भी हमने पढ़ लिया। और एक हो गया आपका वंचितों के लिए संवेदना। ये बताओ कि क्या वंचितों के लिए संवेदना, इसमें कोई भी ऐसा आपको वाक्य लग रहा है, कोई भी ऐसा वर्ड लग रहा है जिसके बारे में आप जानते ना हो? धर्मनिरपेक्षता है तो हम उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, संघवाद है तो हम उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, उदारवाद का जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझ चुके हैं। तो अब मैं केवल ये हम सारी चीज़ें जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, सब पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार से। कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था हमने, है ना, और इसका जो फैक्ट और सारी चीज़ें उसको भी पढ़ चुके हैं। अब केवल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जब हम राजनीतिक दर्शन की बात करेंगे, बेसिकली इसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह क्या कहती है, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में राजा राम मोहन राय जो है ये कहते हैं, राम मोहन राय, कि जो स्टेट है, ठीक है, अगर जो राज्य है अगर वह व्यक्ति की आवश्यकताओं का ख्याल रखता है तो उसकी आवश्यकता क्या, उसके लिए उसे बोलने तो दो कम से कम। आपने कहा ठीक है आपकी आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आप अपनी आवश्यकताओं के बताओगे कैसे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो जब प्रेस पर हम देखेंगे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, कौन सा वायसराय था, बताओ जरा। तो देखो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बड़े मुखर थे। जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा तब राम मोहन राय ने कहा, प्रेस पर प्रतिबंध की आलोचना की, है ना, प्रेस पर प्रतिबंध की
आलोचना की, साथ ही यह कहा कि व्यक्ति की आवश्यकता को बताने के लिए वो अपनी आवश्यकता बता सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि राज्य अगर व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखे, लेकिन ज़रूरत बताने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी तो दो कम से कम। तो यहाँ पर ये कहा, और ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है एक ऐसा मूल्य है कि इससे हम समझौता नहीं कर सकते। तो अभिव्यक्ति से समझौता, अभिव्यक्ति का जो मूल्य है इससे समझौता नहीं कर सकते, ये बात इनके द्वारा कही जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड हम देखेंगे, देखो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय और उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसको जोड़कर पढ़ा गया है इसमें। ठीक है, उदारवाद का कॉन्सेप्ट जो है वह ये कहता है बच्चों कि ये व्यक्तियों के लिए उदार है। उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लासिकल जो लिबरलिज्म है इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि समुदाय और जो सामाजिक न्याय है ना, जो सामुदायिक मूल्य है उस सामुदायिक मूल्यों से ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस बात को उदारवाद मतलब ज्यादा अधिकार दे देना। उदारवाद जैसे कि हम देखेंगे कि पश्चिमी देश इस मामले में ज़्यादा उदार माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल जो राइट्स है उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, उसकी बात ज़्यादा कही जाती है। और जैसे हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें चलती है कि अगर एक गांव के कुर्बान होने से पूरा एक जो आपका एक पूरा शहर बच रहा है, या फिर एक गाँव के का अस्तित्व अगर प्रश्न चिन्ह है, अगर उसके बदले अगर मान लीजिए 10 गांव की इज्जत बच रही है, 10 गांव बच रहे हैं, तो उस गांव को आत्म बलिदान कर देना चाहिए। तो हम इस तरह की बातें करते हैं, है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अगर पश्चिम से लिया है, और पश्चिम में जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो ये कहता है कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाए। ठीक है, समुदाय, अब देखो समुदाय को अगर महत्व दिया जाता, मान लीजिए हम एक समुदाय को महत्व देते, तब हमारे पास चैलेंज आता कि बाकी समुदाय का क्या होता है ना, और अगर वह अलग अलग धर्म के समुदाय है तब एक देश में कैसे साथ में रह सकते थे। तो उदारवाद का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने व्यक्ति को महत्ता दी। अब देखो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म को समझाने की जरूरत है या फिर पढ़ चुके हो? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है वह क्या कहता है कि राज्य जो है वह धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन हस्तक्षेप भी करेगा उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करे, जो कि नैतिकता को प्रभावित करे, है ना, या फिर महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अगर ऐसा कुछ है तो उन सभी के लिए। जैसे कि सबरीमाला केस आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि 1000 वर्षों से यहाँ पर केवल पुरुष ही जो है वह पूजा करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 14, 15 इन सब का ये एक तरीके से वॉयलेशन है, तो यहाँ पर सबरीमाला में महिलाओं को भी पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तब हम क्या करते हैं कि हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप दोनों माध्यमों से धर्मनिरपेक्षता जो है हमने इसको अपनाया हुआ है। ठीक है, चलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र, देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जब बात होगी तब बात होगी मताधिकार की, तब बात होगी मताधिकार की, और जब मताधिकार की बात होगी तब होगी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात, मतलब हर व्यक्ति जो है उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, और सभी व्यक्ति जो है वह वोट देने के मामले में समान होंगे, किसी को कम या ज्यादा नहीं माना जाएगा। एक निश्चित आयु, पहले ये कहा जाता था, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि जिसकी आयु 24 वर्ष होगी वह लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेगा, लेकिन फिर हम देखेंगे 21 साल हमने अपनाया, बाद में 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी इस बात की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में कि मताधिकार जो है वह हम सभी को दे दें, है ना, क्लियर। राष्ट्रीय पहचान हेतु प्रतिबद्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति ये भी सोचता है कि उसकी दोहरी पहचान है, और अगर उसे मान लीजिए एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं पंजाबी हूं और मैं भारतीय हूं, लेकिन अगर उसे अपनी अब कोई एक पहचान छोड़ना हो, उसको मौका है कि वह केवल एक ही पहचान को स्वीकार कर सकता है, तब वह अपनी पंजाबी की पहचान लेगा या फिर भारतीय की पहचान लेगा, तब वह अपनी कौन सी पहचान को ज्यादा महत्व देगा। तो हम चूंकि राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है, हम अपनी कह सकते हैं कि जो स्थानीय इस तरह की पहचान, समुदाय की जो पहचान, उससे ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय पहचान भारतीय है ना, क्लियर है। सामाजिक न्याय हो गया। अच्छा, संघवाद का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। फेडरलिज्म मतलब का क्या होता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, पढ़ चुके ना हम इसको। और देखो संघवाद में, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि इसमें यह बताया हुआ पुराना जम्मू मत पढ़ना, उसको छोड़ देना। उसमें यह बताओ कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 370 इसको स्पेशल स्टेटस देता था, स्पेशल एक जो दर्जा है वह इसको प्राप्त था
जम्मू कश्मीर को उसका अपना अलग संविधान था, सारी चीजें थी, लेकिन जब 370 अरे हाल ही में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 पर संवैधानिकता की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को राइट है। बात आर्टिकल 370 की नहीं है, बात है संविधान की कि क्या जो 370 हटा वह संविधान के मूल्यों के अनुसार था या नहीं। हाल ही में कई याचिकाएं जो है दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ इस पर सुनवाई होगी, हम इसकी जांच करेंगे कि क्या ये जो डिसीजन लिया गया वह कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो देखो यहां पर संघवाद की बात हम कर चुके, तो संघवाद को हमने अपनाया, शक्तियों का वितरण किया, विकेंद्रीकरण किया, केंद्र व राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी हमने किया उसके बाद। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं, कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। के.एम. पानिक्कर कहते हैं, देखो लिबरलिज्म का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इन्होंने कहा कि भारतीय उदारवाद की दो धारणाएं हैं, एक राजा राम मोहन राय से शुरू होती है जो व्यक्ति के अधिकारों पर जिन्होंने जोर दिया और महिलाओं के अधिकारों पर, दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद, के.सी. सेन, जस्टिस रानाडे जैसे चिंतक शामिल है जिन्होंने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जो जज्बा है वह जगाया। विवेकानंद के लिए नए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव नहीं था। मतलब अगर इन्होंने भी जिस तरह के परिवर्तन किए, जिस तरह के चेंजेस किए सोसाइटी में, उनके पीछे उदारवाद का कॉन्सेप्ट था, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, अब देखो कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं कि संविधान सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी। तो हमने वयस्क मताधिकार को इसलिए अपनाया क्योंकि ये लोकतांत्रिक शासन के अनुसार है और इससे सबका भला होगा। आगे सरदार पटेल कहते हैं, देखो जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है, भारत में सिर्फ एक समुदाय है। तो यहाँ पर सरदार पटेल के द्वारा क्या कहा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष है ना, एकता दिवस मनाया जाता है इनकी याद में। तो हम देखते हैं बच्चों कि सरदार पटेल ये कहते हैं कि भूल जाओ कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक, हम एक ही समुदाय के हैं, हम भारत के हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पहचान के लिए, राष्ट्रीय पहचान पर जोर देते हैं। कुछ आलोचनाओं की मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि भारतीय संविधान की आलोचनाएं आखिर किन बातों पर की जाती है, ऐसे कौन से वह बिंदु है। जैसे किसी ने कहा कि यार ये तो उधार का थैला है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है आलोचना किस बात पे की जा रही है कि उधार का थैला। अब उधार का थैला क्यों कहा, उधार का थैला इसलिए कहा कि मान लीजिए हमने ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था ले ली, कनाडा से हमने अर्धसंघ या संघीय व्यवस्था ली है ना, अगर हमने अमेरिका से कोई और व्यवस्था ली है, इस तरीके से हमने क्या कि विभिन्न देशों के कुछ कुछ प्रावधानों को एक जगह जोड़ दिया, हमने कहा उधार का थैला है। लेकिन आपको अब इस आलोचना की आलोचना करनी है और इसमें यह कहना है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, भारतीय परिस्थितियों के जो अनुकूल व्यवस्थाएं थी हमने उन्हें ही अपनाया है। ठीक है, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो व्यवस्थाएं थी उसके ही हमने अपनाया। एक बात कही जाती है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि ये इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है, वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, क्योंकि और इसमें यह कहा जाता है कि इसमें वकील जो है वह इतनी क्लिष्ट भाषा ली गई है कि व्याख्या वह अपने अनुसार कर सकता है। मतलब आप ही लिखे और आप ही जांच रहे हैं ना, वो वाली कंडीशन हो गई कि वकीलों ने चूंकि बनाया हुआ है और उसमें शब्दावली इतनी क्लिष्ट दी गई है कि उसकी व्याख्या वकील अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तब ऐसे में क्या बात कही गई कि ये वकीलों का स्वर्ग है ना, ऐसा कहा जाता है। कई आलोचनाएं हैं। तो एक तो हमने देखा, पहली बात देखो कि ये अस्त व्यस्त है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि अस्त व्यस्त है, लेकिन ये बात गलत होगी, अस्त व्यस्त नहीं है, बल्कि हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो चीजें उचित थी हमने केवल उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। सबकी नुमाइंदगी इन द सेंस कि अगर हम ये देखें कि हर व्यक्ति की आवाज़, हर व्यक्ति की जो बात है वह पहुँचे और देश में हर मतलब सभी को जो अधिकार है वह बराबर मिले। संविधान सभी के लिए अलग प्रावधान कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो नुमाइंदगी और आवाज़ इन दोनों में फ़र्क होता है। तो नुमाइंदगी नहीं हो सकती, इसकी आपको आलोचना करनी है। ठीक है, कि अगर हमारे संविधान ने अल्पसंख्यकों और बाकियों को शिक्षा और संस्कृति के अधिकार दिए तो उसकी अवधारणाएं जो है वह कुछ दूसरी हैं।
यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था, जैसे कि अगर हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके अभ्यस्त हो चुके थे, तो बच्चों ये क्या है, ये इसकी आलोचना कही जाती है। और इसमें यह माना जाता है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा मिलती है। तो क्या ये केवल हम एक कह ले कि केवल ये संयोग है? तो ये संयोग नहीं है और ना ही ये कोई सांकेतिक श्रद्धांजलि है, बल्कि ये दलितों के लिए इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी भी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। तो संविधान क्या है? समाज की आकांक्षाएं, समाज जो अपने लिए चीजें चाहता है, उसकी जो एस्पायरेशंस है वह कंप्लीट हो जाए, इसके लिए संविधान है ना। तो यहाँ पर तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जब हम ये कहें कि कुछ लोगों का मानना है कि ये विदेशी दस्तावेज है, विदेशी दस्तावेज है, उधार का थैला बेसिकली जो बात कही जाती है उसी के मामले में इसको भी लिया जा सकता है कि क्या ये विदेशी दस्तावेज है, ये पश्चिम की नकल है, या फिर हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनाया है ना। तो हमें क्या करना है, आलोचना के जो पॉइंट्स है वो पता करने हैं, लेकिन हमें उसकी भी आलोचना कर देनी है, क्योंकि जिस संविधान के अनुसार देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, ऐसा देश, और वहां पे संविधान अगर 70 वर्ष से भी ज्यादा सफलतापूर्वक चल रहा है, तब हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ये एक अचीवमेंट है, ये एक है ना, ये डेफिनेटली एक बहुत असाधारण सी उपलब्धि है कि जब अनेक देशों के संविधान कई बार बदले गए और ऐसे में हम अपने उसी संविधान के अकॉर्डिंगली चल रहे। तो क्या ये संविधान इतना अच्छा बन गया था, या हमारे संविधान सभा के जो सदस्य वे इतने दूरदर्शी हुआ करते थे कि उन्होंने आज से 50 वर्ष 100 वर्ष के बाद की परिस्थितियों को भांप लिया था? के हनुमंथैया लिखते हैं कि हम वीणा या सितार का, देखो आपको पता है बच्चों, ये बात कही गई है कि हम तो सुनना चाहते थे वीणा, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। इसका मतलब क्या है? आलोचना ही तो है ये कि हम तो संगीत के तार और वीणा की जो ध्वनि है इन सबको सुनना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्यून जो है वह हमें कुछ और ही सुनाई दे रहा है, हमें अंग्रेजी बैंड जो है वह सुनाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये लिखना हो कि क्या पश्चिम से आयातित है या ये विदेशी दस्तावेज है, तब आप इस कोट को लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए। अब इन्होंने कहा ऐसा, अब देखो कहाँ शिक्षा से जोड़ दिया कि अगर अंग्रेजी शिक्षा से हम शिक्षित हुए, संविधान निर्माता उस वक्त शिक्षित हुए, संविधान निर्माताओं ने कानून बनाया। वही बात हो गई, ए अगर बी है, बी अगर सी है, तो ए जो है वह सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है, ए क्या है, वो अंग्रेजी शिक्षा, और सी क्या बना, संविधान, है ना, और बी क्या था, हमारे संविधान सभा के सदस्य। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि वो उसी अकॉर्डिंगली शिक्षित हो गए थे, इसलिए हमें अंग्रेजी बैंड सुनाई दे रहा था, हमें चाहिए तो कुछ और था, है ना। ये ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। ये के हनुमंथैया के विचार थे। ठीक है, ये आलोचना के पक्ष में बड़ी जबरदस्त आलोचना है। तो इसकी सीमाएं कुछ है बच्चों, लिमिटेशंस कुछ है, कुछ सुधार की बात कही जाती है। आप देखेंगे कि अब तक मान लीजिए 2022 तक 105 अगर संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, आगे अगर ऐसी जरूरत महसूस होती है कि हमारा संविधान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब महसूस होगा कि ये पॉइंट जो है वह गलत है, तब उसमें वही सुधार किया जाए, हमने इस भावना के साथ संविधान को स्वीकारा है। तो क्या संविधान को हमने एक ऐसा क्या हमने इसको जड़ बना दिया कि नहीं ये बहुत पवित्र दस्तावेज, इसको टच नहीं किया जाएगा, जैसा है उसी को हम एकदम लकीर के फकीर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, हमने इसे लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया है ना, लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया, जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस की हम बात करेंगे। भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है, क्या ये मतलब है इसका? या परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ, स्वाभाविक वो परिस्थितियां कैसी थी, पार्टीशन हुआ था, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, वही हमारा स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर वही होगा, है ना, कि अब जब हमारा संविधान बन रहा था तब आप देखोगे देश में कितनी विकराल स्थिति, लाखों लोग, लगभग 10 लाख के आसपास ऐसे लोग थे जो हिंसा में मारे गए थे, जो दंगों में मारे गए थे, सांप्रदायिक दंगों में। और जब देश स्वतंत्र हुआ, आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हम कैसे झूमें, कैसे क्या करें, है ना। कहते बंबई में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग जो है सड़कों पे थे, खुश थे, उत्साहित थे, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि परिस्थितियां जिस तरह की थी, तो हम बहुत क्लियर नहीं थे। अगर उन परिस्थिति, जैसे कि मान लो आप बहुत ज्यादा कभी गुस्से में हो और फिर डिसीजन ले लो,
तो अगर आपने गलत परिस्थिति में ही डिसीजन लिया तब वह कितना सही लिया जाएगा, वही बात याद की जाती है। अगर ऐसी परिस्थितियों में बना तो कहीं ना कहीं विवादास्पद अगर परिस्थितियां थी तो कहीं ना कहीं तो इसमें विवाद होगा ना, सही कैसे हो सकता है संविधान, ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। पर अगले ही पल इसको सॉल्व कर दिया जाता है कि नहीं, हमने इसे बहुत तसल्ली से सभी लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया, उन्हीं जनप्रतिनिधियों बनाया जो लोगों की इच्छाओं से परिचित थे, है ना। तो संविधान में बहुत सी ऐसी बातें थी जो सीमाएं हम कह सकते हैं, जैसे कि कहे कि इसमें केंद्रीकृत है, या फिर इसमें जो हम एक बात करें कि लिंगत जो न्याय है, मतलब मेल फीमेल वाला जो एक न्याय है वह नहीं किया गया है, महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर नहीं है, जस्टिस नहीं है। इसमें एक बात ये भी कही गई कि गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक अधिकार मौलिक अधिकार से भिन्न बनाने की बजाय डीपीएसपी वाले खंड में क्यों डाल दिए गए, अलग से बनाते ना। अगर आप चाहते हैं कि गरीब और विकासशील देश है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे पास खाने के लिए जो अनाज है वह नहीं था, है ना, ज्यादातर जो अनाज है वह बाहर से, तब आत्मनिर्भर नहीं थे। फिर हम देखेंगे हरित क्रांति होती है, 5-10 साल जब बीत जाते हैं उसके बाद जो है वह देश में अनाज और सारी चीजें ठीक हो गई थी, है ना। तो अगर गरीब और विकासशील देश था तब आपने ये कैसे सोचे, देखो चूंकि डीपीएसपी जो है, अभी तक हमने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को भाग 4 36 से आर्टिकल 51 तक पढ़ा ना, उसमें हमने क्या देखा था कि डीपीएसपी में ऐसे प्रावधानों को अपनाया गया था, ऐसे प्रावधानों को उसमें शामिल किया गया था कि जो सरकार है वह अपनी नीतियों को बनाते समय इनको ध्यान में रखेगी, और ये नॉन जस्टिशिएबल थे, आप इसको अप्लाई करने के लिए, लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए आर्टिकल 44 को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई, तो केंद्र जो है वह ये कहता है न्यायपालिका से कि आप इसको मत सुनो, क्योंकि डीपीएसपी, किसकी बात कर रही हूं मैं, समान नागरिक संहिता की, है ना, क्योंकि जो डीपीएसपी है वह न्याय योग्य नहीं है ना डीपीएसपी। तो यहाँ पर ये कहा कि हम इसे एक अलग से हिस्सा बना लेते। जरूरत क्या थी कि डीपीएसपी डाल दो कि ये कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को दूर किया जा सकता है। चलिए आइए मेंस के कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधि मूलक नहीं थी, और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको लिखने ही हैं, लिख लेंगे ना, जरूर लिखना है। और इसके बाद ये जो आपकी पूरी बुक है ये खत्म हो गई, इसको अच्छे से रिवाइज करो, जो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे, उस वीडियोस को देख लो, कंप्लीट कर लो, जो मेंस के क्वेश्चंस बताए वो सारे लिख लो। क्या हमारा संविधान प्रतिनिधित्व नहीं रह जाता? अपने उत्तर का कारण बताएं। आप बताइए कि किस तरीके से जो संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कैसे लोगों का साथ था। आपको बेसिकली इस बात को मानना नहीं है ना, बताना है कि हाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय संविधान की एक सीमा है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, और इस आरोप की पुष्टि में आप कौन से प्रमाण देंगे? अगर आप आज संविधान लिखें तो इस कमी को दूर करने के लिए आप किन प्रावधानों की सिफारिश करेंगे? ठीक है, ये बात इसमें कही गई। अब देखो, तो ये था आपका चैप्टर जिसमें कि हमने देखा संविधान का राजनीतिक दर्शन, और हम इस राजनीतिक दर्शन को समझ पाए हैं, है ना, कि आखिर हमने जिन कॉन्सेप्ट को अपनाया उन्हें क्यों अपनाया, कैसे अपनाया। आपकी ये जो बुक है वह कंप्लीट हो गई। हाँ, नेक्स्ट जो है वह हम क्या स्टार्ट करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो अब तक देखो 11th की जो दोनों किताबें हैं वो हम पढ़ चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत आपका हो चुका है। तो बच्चों जब नेक्स्ट बुक हम पढ़े उसके पहले कोशिश करो इन दोनों किताबों का रिविजन कर लो। याद रखना भी मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो यूपीएससी मेंस के 21, 22 के मैंने क्वेश्चंस बताए, वो क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं आपसे। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से पूछे गए थे। कहाँ से पूछेगा? जैसे मैंने कहा सारा बेसिक अगर इसमें है और क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं बेसिक ही तो होगा उसमें, है ना, या एडवांसमेंट होगा उसका, लेकिन टॉपिक तो वही होगा ना, टॉपिक तो वही होगा, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो, अब हम शुरू करेंगे क्लास 12th में आपकी 2 एनसीईआरटी से, इसके बाद हम लक्ष्मीकांत पे आएंगे। ठीक है, तो इसके लगभग जो 20 के आसपास चैप्टर होंगे वो हमारे कवर होंगे अब नेक्स्ट क्लासेस में। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, हम समझेंगे 1947 के बाद का जो इतिहास रहा, ठीक है, जो राज व्यवस्था रही वह कैसी रही, और समकालीन विश्व राजनीति कैसी थी। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। नेक्स्ट लेक्चर जो है वह आपको इसका मिलेगा, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इसमें हम देखेंगे कि जब बिल्कुल स्वतंत्रता से शुरू करेंगे कि जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था तब कैसी परिस्थितियां थी और हम उससे कैसे निपटे, कैसे एक दल का प्रभुत्व फिर रहा, फिर कैसे कैसे गठबंधन, बाकी सारी चीज़ें रही, इंदिरा गांधी के समय के चैप्टर्स क्या थे, आपातकाल के प्रावधानों को समझेंगे। फिर उसके बाद 70-75 के बाद का जो दौर था
80 के बाद का जो दौर था उसकी एक समरी देखते हुए वो किताब जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत में राजनीति हमारा नेक्स्ट होगा। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये दोनों बुक्स आपकी बहुत हेल्पफुल रही होंगी, काफ़ी हेल्प की होगी इन बुक ने आपकी पॉलिटी को समझने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक इसमें रह गया है, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जब भी आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी या कभी क्लास के दौरान मैं उन कमेंट्स को ज़रूर लूँगी। थैंक यू सो मच।